चाणक्य और चंद्रगुप्त की 25वां एपिसोड। चंद्रगुप्त और सुकन्या डकैतों के ठिकाने पर पहुंच उनके सरदार पर नजर रखे हुए थे। उन दोनों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि कोई उन पर भी नजर रखे हुए है। जैसे ही डकैतों की सभा समाप्त हुई, वे सभी एक एक कर वहां से जाने लगे थे और तब तक मालकेतु की नजर पेड़ के पीछे से झांकते चंद्रगुप्त और सुकन्या पर पड़ चुकी थी। वो पड़पड़ाते हुए बोला, तो यहां छिपा बैठा है डरपोक, आज ये मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मालकेतु ने अपना धनुष अपने हाथ में लिया और प्रत्यंचा पर तीर चढ़ा चंद्रगुप्त पर निशाना साध दिया। उसके तीर के निशाने पर चंद्रगुप्त का सर था। इससे पहले कि उसका बाण धनुष से छूटता, बिजली की गति से आता एक तीर उसके बाएं पैर में आ धंसा। मालकेतु दर्द से कराह उठा और साथ में उसका संतुलन भी बिगड़ गया। उसके हाथ से चंद्रगुप्त को मारने वाला बाण छूट तो गया, लेकिन उसका निशाना चंद्रगुप्त की तरफ न जाकर डकैतों की गुफा की तरफ चला गया। उस बाण ने डाकू की छाती को भीड़ डाला। मालकेतु के पांव में धंसे बाण को किसी और ने नहीं, बल्कि सूरजमल ने चलाया था। वो समय रहते आचार्य चाणक्य के साथ वहां पहुंच चुका था। सूरजमल ने देखा कि उसका तीर सही निशाने पर लगा है। चाणक्य और सूरजमल ने वहां पहुंचते ही अपनी मशाल बुझा दी थी, ताकि उजाले की वजह से वो ही शिकार न बन जाए। मालकेतु ने अपने आसपास देखा ताकि पता लग सके कि उस पर तीर किसने चलाया है, लेकिन उसे जंगल में सिवाय अंधेरे के कुछ और नजर नहीं आया। उसने दर्द से कराहते हुए खुद से कहा, ये बाण किसने चलाया होगा? लगता है कोई और भी है जो मेरा पीछा कर रहा है। वो अपने पैरों से बाण निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाण बहुत गहरा धंसा था। अचानक उसका ध्यान बाण के ऊपरी हिस्से पर गया। उसने सोचते हुए खुद से कहा, ऐसा बाण मैंने पहले कहीं देखा है। मगध में इस तरह के बाण तो नहीं बनते हैं। शायद तक्षशिला में। ये किसका हो सकता है? उस समय कुछ खास व्यक्ति अपने बाण खास तरह से बनवाते थे, इसलिए उनकी एक अलग पहचान होती थी। बाण से ही पहचान हो जाती थी कि वो किसका होगा। मालकेतु वही याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डकैतों के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो सब भूल गया। डकैतों की गुफा पर बाण के अचानक हमले से उन लोगों के बीच भगदड़ मच गई। सभी तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने अपनी स्थिति संभाल ली। डकैतों के सरदार ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बाण किसने चलाया? एक डकैत उनके पास आया और बोला, सरदार, बाण जंगल की तरफ से आया है। मालूम होता है कि वो छुपकर हम पर नजर रखे हुए हैं। सरदार सबको सतर्क करते हुए बोला, सबके सब चारों ओर फैल जाओ और खोज करो उनकी। कोई भी बचना नहीं चाहिए। ये बोलकर उसने खुद भी अपनी तलवार निकाल ली और सावधानी से जंगल की तरफ बढ़ गया। एक एक कर सभी डाकू जंगल की दिशा में भागे। किसी ने अपने हाथों में तीर धनुष, तो किसी ने तलवार और किसी ने भाला ले रखा था। सुकन्या और चंद्रगुप्त ये देख हैरान थे कि आखिर जंगल से ये तीर किसने चलाया, और वो जो कोई भी है उसकी डकैतों से क्या दुश्मनी। सुकन्या हैरानी से धीमे स्वर में बोली, चंद्र, डकैतों पर यह बाण किसने चलाया? चंद्रगुप्त भी संशय में बोला, पता नहीं, मालूम होता है कोई और भी है यहां जो छुपकर डकैतों पर नजर रखे है। सुकन्या बोली, हमारे सिवाय डकैतों का और कौन शत्रु हो सकता है? चंद्रगुप्त बोला, सुकन्या, वो डाकू हैं, उनके मित्र कम और शत्रु ज्यादा होते हैं। जिस किसी ने भी ये तीर चलाया है उसे भी हमारी तरह ही डकैतों की तलाश होगी। डकैतों का एक झुंड मशाल लिए तेजी से दोनों की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। ये देख चंद्रगुप्त बोला, सुकन्या, हमें यहां से अतिशीघ्र जाना होगा। हम अकेले इतने सारे डकैतों का सामना नहीं कर सकते। अगर हम इनकी नजरों में आ गए तो इन्हें लगेगा कि बाण हमने ही चलाया था। सुकन्या ने भी चंद्रगुप्त की बात पे हामी भरी और दोनों बिना कोई शोर किए चुपचाप वहां से निकल गए। वहीं सूरजमल ने मालकेतु को मारने के लिए फिर से उस पर निशाना साधा, लेकिन मालकेतु समझ चुका था कि उस पर नजरें रखी जा रही है। साथ ही डाकुओं का एक झुंड उसकी तरफ भी बढ़ा चला आ रहा था, इसलिए अंधेरे का फायदा उठाकर वो वहां से छिपते छिपाते भागने लगा। सूरजमल एक ऊंचे पेड़ की डाली पर बैठा था। इससे पहले कि वो मालकेतु पर दूसरा तीर चला पाता, वो सूरजमल की नजरों से ओझल हो चुका था।
वहीं चंद्रगुप्त और सुकन्या वापस तक्षशिला की ओर भाग रहे थे, लेकिन इसी बीच एक डाकू की नजर सुकन्या पर पड़ी। वो चिल्लाते हुए बोला, वो रहा हमलावर, पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। कुछ डकैत अब तेजी से चंद्रगुप्त और सुकन्या के पीछे भागने लगे। अब चंद्रगुप्त और सुकन्या आगे आगे और डकैतों का झुंड उनके पीछे पीछे था। अगले ही पल डाकू उन पर पीछे से बाणों की वर्षा करने लगे। हर एक बाण दोनों के प्राण लेने को व्याकुल था। कोई बाण उनके सामने वाले पेड़ पर जा लगता तो कोई उनके पैरों के पास जमीन पर धंस जाता। सुकन्या और चंद्रगुप्त दोनों बड़ी कुशलता और सतर्कता के साथ उन बाणों से बचते हुए भागे जा रहे थे, लेकिन तभी एक डाकू ने उन पर निशाना साधते हुए अपनी कुल्हाड़ी फेंकी। वो कुल्हाड़ी निशाना भटक कर एक पेड़ की डाली से जा लगी। कुल्हाड़ी लगते ही वो डाली कट कर अलग हो गई और वो डाली सुकन्या पर ही गिरने वाली थी कि चंद्रगुप्त ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। सुकन्या चंद्रगुप्त की बाहों में गिर पड़ी। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, धन्यवाद चंद्र, मेरी जान बचाने के लिए। चंद्रगुप्त बोला, अगर हम यहीं रहे तो हमारी जान अवश्य जाएगी। सुकन्या थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे होते हुए मेरी जान नहीं जा सकती। चंद्रगुप्त हल्के गुस्से में बोला, तुम्हें इस वक्त शरारत सूझ रही है, अभी इसका वक्त नहीं है। हमें और तेज भागना होगा, अन्यथा यह जंगल ही हमारा समाधि स्थल बन जाएगा। दोनों ने अपने भागने की गति और तेज कर दी। चंद्रगुप्त सुकन्या का हाथ पकड़े दौड़ रहा था। जिस डाकू ने उन्हें सबसे पहले देखा था वो अब उन दोनों के बहुत करीब आ चुका था। अब वो धनुष से अपना निशाना साध सुकन्या पर वार करने ही वाला था कि तभी एक तीर उसकी छाती को भेद गया। वो वहीं अचेत सा गिर पड़ा। उसके बाकी साथी उससे कुछ दूर पीछे थे। उस डाकू की चीख सुनकर बाकी साथी भी दौड़ते हुए उस तक आ पहुंचे। उसने अपने साथियों को बताया कि उन दोनों के अलावा कोई और भी है जो उनकी सहायता कर रहा है। हमें सतर्क हो जाना चाहिए। सभी पहले से भी और सतर्क हो गए और फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने लगे। उस डाकू पर वो तीर सूरजमल ने चलाया था। वो तुरंत ही पेड़ से उतरा और आचार्य चाणक्य की तरफ बढ़ चला। सुकन्या और चंद्रगुप्त भागते हुए जैसे एक बड़ी सी चट्टान के पास से गुजरे, अचानक से चाणक्य ने दोनों का हाथ पकड़ उन्हें चट्टान के पीछे खींच लिया। चंद्रगुप्त और सुकन्या एक बार को तो घबरा गए, लेकिन आचार्य को देखकर उन दोनों ने राहत की सांस ली। चंद्रगुप्त ने हैरानी भरे स्वर में पूछा, आचार्य आप यहां? चाणक्य ने इशारे से उन दोनों को चुप रहने को कहा। चंद्रगुप्त और सुकन्या उनकी बात मान एकदम चुप्पे साधे चट्टान के पीछे छिपे रहे। चंद्रगुप्त और सुकन्या को भीतर ही भीतर इस बात का डर लग रहा था कि कहीं आचार्य चाणक्य उन पर गुस्सा ना हो, क्योंकि चाणक्य एकदम चुप्पी साधे बैठे थे। उनकी चुप्पी दोनों को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सुकन्या धीरे से चंद्रगुप्त के कान में बोली, आचार्य की चुप्पी का क्या मतलब समझे? चंद्रगुप्त ने भी लगभग फुसफुसाते हुए कहा, उनकी चुप्पी ही हमारे लिए सबक है। हमें भी अब चुप्पी साध लेनी चाहिए, अन्यथा हमें आचार्य चाणक्य के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच सूरजमल भी छिपते छिपाते वहां पहुंच चुका था। चारों खुद डकैतों की दृष्टि से बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। कुछ डकैत लगभग उस चट्टान के पास पहुंच चुके थे। उनके आने की आहट सुन चाणक्य के दिमाग में एक युक्ति आई। उन्होंने बड़े धीमे स्वर में सूरजमल से कहा, अगर हमें इन्हें चकमा देना है तो तुम्हें हमला करने की दिशा बदलनी होगी। तुम इन लोगों पर उत्तरी छोर से हमला करो और इनकी गुफा में चल रही मशालों पर बाण चलाओ। निशाना इस तरह से साधना कि मशाले वहां नीचे रखी सूखी लकड़ियों और घास पे गिर पड़े। गुफा के पास आग लगते ही सभी अपने ठिकाने को बचाने वापस जाएंगे और हम मौका देखकर यहां से निकल जाएंगे। सूरजमल ने उनकी आज्ञा का पालन किया और उत्तरी छोर की तरफ चला गया। वहां पहुंच सूरजमल ने उन मशालों पर निशाना साध दिया और अगले पल वो मशालें जमीन पर पड़ी सूखी घास पर जा गिरी। सूखी घास पे मशाल गिरते ही उसने तुरंत आग पकड़ ली। आग के चलते वहां रखी लकड़ियां भी धूं धूं करके जलने लगी। थोड़ी ही देर में गुफा के पास भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो गई। जैसे ही कुछ डकैतों की दृष्टि उस आग पर पड़ी, वो चिल्लाते हुए गुफा की तरफ भागे। तभी उनका सरदार चिल्लाते हुए बोला, गुफा में आग लग गई है, जल्दी कोई पानी लाओ वरना हमारा सारा सामान जलकर राख हो जाएगा।
जैसे ही बाकी डकैतों ने सरदार की आवाज सुनी, वे भी आग आग चिल्लाते हुए उसे बुझाने भागे। उन लोगों की चीख पुकार सुनकर जंगल की तरफ आए डकैतों का ध्यान भी उस ओर चला गया। वे लोग भी सुकन्या और चंद्रगुप्त को ढूंढना छोड़ वापस गुफा की तरफ भागे। ये देखा आचार्य चाणक्य बोले, यही समय है हमारे यहां से निकल भागने का। अब तक सूरजमल भी अपना काम खत्म कर वहां आ पहुंचा था। चांद की थोड़ी थोड़ी रोशनी जंगल के उन पेड़ों की सघनता को चीरते हुए जमीन पर पहुंच रही थी। चारों उसी रोशनी में तुरंत जंगल से तक्षशिला की ओर प्रस्थान कर गए। उधर मालकेतु एक पांव को अपने हाथ से सहारा देते हुए डकैतों के उस ठिकाने से काफी दूर आ चुका था। उससे अब चला नहीं जा रहा था। उसके पांव से काफी खून बह चुका था। खून बहने के चलते अब उसकी आंखें बंद होने लगी थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका चेहरा निराशा और पीड़ा के भाव से भर गया था। उसे अब बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। इतने घने जंगल में वो कहां आ गया था उसे खुद भी मालूम नहीं था। तो भला कोई उसे कैसे खोज पाता? लेकिन उसके मन में एक आस थी कि वो प्राण निकलने से पहले आचार्य गजानन तक अवश्य पहुंच जाएगा। इधर चाणक्य, चंद्रगुप्त, सुकन्या और सूरजमल डकैतों के ठिकाने से काफी दूर निकल आए थे। जंगल से निकलकर तक्षशिला पहुंचते पहुंचते सवेरा हो चुका था। आचार्य गजानन की कक्षा का समय आ गया था। तक्षशिला पहुंच चाणक्य चंद्रगुप्त से बोले, चंद्रगुप्त, तुम शीघ्र आचार्य गजानन की कक्षा के लिए प्रस्थान करो और उनके पूछने पर बताना कि मैंने तुम्हें अपने सेवक सुकेतु के साथ उसके गांव भेजा था। चंद्रगुप्त बोला, जी आचार्य। और ये बोल वो चाणक्य को प्रणाम कर गजानन की कक्षा के लिए प्रस्थान कर गया। आचार्य गजानन आज समय से पूर्व ही अपनी कक्षा में उपस्थित हो गए थे। अभी कोई छात्र उनकी कक्षा में आया नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि चंद्रगुप्त आज अवश्य ही उनकी कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाएगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अगर चंद्रगुप्त आज मेरी कक्षा में नहीं आया तो इसका अर्थ होगा कि वो मर चुका है, और अगर किसी कारणवश बच भी गया तो फिल्म से आने की शिकायत करके उसे इस गुरुकुल से निष्कासित कर दिया जाएगा। बस एक बार मैं आचार्य चाणक्य के मुख पर हार का भाव देखना चाहता हूं। वो मन ही मन अपनी जीत पर खुश हुए जा रहे थे कि तभी कक्ष के द्वार से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, आचार्य, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आचार्य गजानन ने द्वार पर चंद्रगुप्त को खड़े देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। आज वो कक्षा में सबसे प्रथम आया था। वो दिखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि रात का थका हारा हो। उनके मुख से अनायास ही निकला, चंद्रगुप्त, तुम? चंद्रगुप्त ने भोलेपन का नाटक करते हुए कहा, जी आचार्य। आचार्य गजानन आश्चर्य में बोले, लेकिन तुम इतनी जल्दी कक्षा में कैसे आ गए? चंद्रगुप्त मासूमियत के साथ बोला, आचार्य, भला मैं आपकी कक्षा में देरी से कैसे आ सकता हूं? गजानन समझ रहे थे कि यह सब जरूर चाणक्य ने ही इसे सिखाकर भेजा है। उन्होंने थोड़ा सख्त होते हुए पूछा, कहां थे तुम कल से? चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य की सिखाई भाषा बोल दी। आचार्य गजानन समझ गए कि चंद्रगुप्त से पूछना रेत में सुई ढूंढने के बराबर है। कुछ ही देर बाद पप्पत और वीरसेन भी वहां पहुंच गए। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि चंद्रगुप्त वहां पहले से उपस्थित होगा। उनके अंदर प्रवेश करते ही चंद्रगुप्त पप्पत की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराया। वीरसेन का तो चेहरा पीला पड़ चुका था। आचार्य गजानन, पप्पत और वीरसेन की नजरें एक बार फिर मिली। उन आंखों में चिंता साफ नजर आ रही थी। उन्हें मालकेतु की चिंता भी सताने लगी थी। मालकेतु की तरफ से अब तक कोई सूचना भी नहीं आई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कल रात क्या घटित हुआ और चंद्रगुप्त बच कैसे गया। वहीं दूसरी तरफ मगध में मुरा को आज एक बार फिर रसोई घर का काम सौंपा गया था। वो कढ़ाई में सब्जी पलट रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने मन ही मन खुद से कहा, अचानक आज मुझे रसोई घर का कार्य क्यों सौंपा गया? महारानी मुझसे नाराज नहीं हो सकती। मुझसे पहले भी एक दो बार गलती हुई थी, लेकिन
उन्होंने मुझे माफ कर दिया था। वो खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। पता नहीं मेरा चंद्रगुप्त किस हाल में होगा। महारानी के पास रहने से कम किसी षड्यंत्र का भान हो जाता था, लेकिन अब कैसे नजर रखूं? वो इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी उस रसोई घर में मंत्री शंभुनाथ ने प्रवेश किया। वो वहां रखे मिष्ठान की जांच करते हुए एक सेवक से बोले कि राज अधिकारियों को खाना देने से पहले इसे चखा गया? सेवक ने नामे सर हिलाते हुए कहा, क्षमा करें मंत्री जी, अभी नहीं। शंभुनाथ बोले, यह मिष्ठान चखने के बाद ही राजाधिकारियों तक जाएगा। सेवक ने सर झुकाकर कहा, जी मंत्री जी। वो वहां से आगे बढ़े और खीर का जायजा लिया। वो एक एक पकवान का जायजा लेते हुए मुरा के पास से गुजरे। मुरा कड़ाही में सब्जी चढ़ाने में व्यस्त थी। मंत्री शंभुनाथ ने धीरे से कहा, व्यर्थ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ही तुम्हें रसोई घर में कार्य दिलवाया है ताकि मैं तुमसे बिना किसी की नजरों में आए बातें कर सकूं। कल तुम्हारे संबंधियों से मिलने जाना है, चंद्र के बारे में पूछताछ करने। तैयार रहना। मुरा धीरे से बोली, ठीक है। वो और कुछ पूछने के लिए पीछे मुड़ी ही थी, लेकिन तब तक मंत्री शंभुनाथ वहां से गायब हो चुके थे। वहीं अमात्य के गुप्तचर ने मंत्री शंभुनाथ को मुरा से बात करते देख लिया था। उसने मन ही मन कहा, आखिर मंत्री शंभुनाथ को भला एक दासी से क्या काम? मुझे लगता है कि मुझे यह बात अमात्य को बतानी चाहिए। तभी उसका ध्यान अपने हाथ के जख्म पर गया तो उसके सामने अमात्य के कक्ष में बीती रात का दृश्य कौंध गया। उस दृश्य को याद करके उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई और वो घबराते हुए मन ही मन बोला, नहीं, अगर मैं बिना किसी सबूत के अमात्य के पास गया तो इस बार वो मुझे मार ही डालेंगे। उसने सच का पता लगाने के लिए मंत्री शंभुनाथ के पीछे जाना ही ठीक समझा। वहीं घायल मालकेतु किसी तरह खुद को बचाते हुए तक्षशिला तक पहुंच गया। वो छिपते छिपाते आचार्य गजानन से मिलने उनके कक्ष की तरफ बढ़ रहा था। पैर में लगे तीर के कारण वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। वो शीघ्र ही जंगल में घटी सारी घटना आचार्य गजानन को बताना चाहता था, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक तरफ से चाणक्य भी गजानन के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। क्या मालकेतु और चाणक्य का आमना सामना हो पाएगा? क्या आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त और सुकन्या को उनकी गलती का कोई भारी दंड देंगे? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।